दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों सीटेट सितंबर 2026 में होने वाले पेपर के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय की एक शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पेडागोजी क्वेश्चन यानी कि शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी अभ्यास करेंगे उनका, और ये प्रश्न आपके पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है कि पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के अवशेष भारत में हुंसगी नामक स्थान से मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो हुंसगी कहाँ है दोस्तों? तो हुंसगी है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटका में, याद रखिएगा। और यहाँ से जो पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं उनमें औजार बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए बात की जा रही है वेदों की, तो वेद 4 होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी की बात की जाए तो सर्वाधिक उल्लिखित नदी है सिंधु नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती, जिसको नदी तमा कहा गया है। और गंगा नदी का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? अब देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ये आपको याद रखना है, अश्वघोष हैं। किसके? कोर्ट पोइट यानी दरबारी कवि थे ये, तो ये थे दोस्तों ऑप्शन है कनिष्क के दरबारी कवि, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अच्छा इसके साथ एक बात और भी आप याद रखिए कनिष्क के साथ, कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय ही हुई थी, और उसमें जो अध्यक्ष इसमें थे वो वसुमित्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के चोल वंश के शासनकाल में वेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दोस्तों वेट्टी एक प्रकार का कर था, जिसमें कि कर के रूप में भूमि वगैरह नहीं लेते थे, सीधे श्रम करवाते थे, यानी बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। याद रखिएगा वेट्टी किसको सूचित करता है? बलात् श्रम को सूचित करता है, फोर्स्ड लेबर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित की? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम बदलकर फिर दौलताबाद कर दिया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति के लोग वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से आकर बसे थे? अब अगर वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अहोम जनजाति के लोग जो थे वो म्यांमार से आकर बसे थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूफी संत के निवास स्थान या धार्मिक बैठकों के स्थान को क्या कहते हैं? अब जहां पर सूफी संत रहते हैं उसको क्या कहते हैं? दरगाह तो नहीं कहते हैं, खान कहा कहते हैं, ऑप्शन बी खान कहा। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? अब एक तो बात यही याद रखिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त था वो कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह यानी इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए इंडिगो रिवॉल्ट किसके वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1859 या 60, तो 1859-60 के आसपास ये शुरू हुआ था बंगाल में, याद रखिएगा। इसमें क्या था कि नील की खेती यानी इंडिगो की जो खेती वो जबरदस्ती करनी पड़ती थी यहाँ के लोगों को, तो इसलिए ये विरोध में शुरू हुआ था आंदोलन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रभाव क्या था? अब चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा गया है। सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत तो 1829 में ही हो गया था, तो ये तो नहीं होगा इसका सही जवाब। इसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन देखें, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति और शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान, तो यही बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। 1 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया, और जो ईसाई मिशनरियां थी उनको छूट दी गई, उनको परमिशन दी गई कि आप जाइए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए, धर्म परिवर्तन भी कराइए, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा एक बात और याद रखिए कि चार्टर एक्ट 1813 में एक बात और याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन को छोड़कर, तो ये भी 1813 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब किसके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन अध्यक्ष एओ ह्यूम नहीं थे, पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि आप जल्दी में एओ ह्यूम लगा दें, वो संस्थापक थे, अध्यक्ष थे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। असहयोग आंदोलन की डेट याद रखेंगे 1920 से 22 तक। चंपारण सत्याग्रह 1917 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीर सिंगलम पंतुलु ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किस सामाजिक सुधार के लिए मुख्य रूप से काम किया? देखिए, यहां पर सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, देवदासी प्रथा का अंत और जाति व्यवस्था का उन्मूलन। देखिए, वीर सिंगलम पंतुलु एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने कई विकास कार्यों, कई जो सामाजिक कुप्रथाएं थी उनको दूर करने के लिए प्रयास किए, लेकिन मुख्य रूप से इनका प्रबल योगदान रहा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, ऑप्शन बी। वैसे जाति व्यवस्था का उन्मूलन भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने इसके लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन फोकस इनका रहा वो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए रहा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में महानगर या एम्पोरियम के रूप में प्रसिद्ध सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एनसीईआरटी के आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तापी नदी। सूरत किस शहर की नदी के तट पर है? तापी। अगला प्रश्न है, अब ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। पहला कथन दिया गया है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा संदेश जनता तक पहुंचाए, और कारण में दिया गया है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। तो देखिए, पहला ऐसा शासक तो अशोक था जिसने संदेश जनता तक पहुंचाए और इसके अभिलेख भी प्राकृत और ब्राह्मी में। तो ए ऑप्शन सही होगा कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? अब याद रखिए, यहां पर तारा पूछा गया है। तारे क्या होते हैं? जिनमें खुद की लाइट यानी स्वयं की लाइट होती है, विच एमिट्स देयर ओन लाइट, तो उनको तारा कहा जाता है। अब तारा जो होते हैं यानी सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य। बुध नहीं है दोस्तों, ग्रह नहीं पूछा गया, वो भी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो समुद्र में कौन से ज्वार आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो समुद्र में स्प्रिंग टाइड्स यानी कि दीर्घ ज्वार आते हैं, याद रखिएगा। और जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो लघु ज्वार आते हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? देखिए, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं और पांचों परतें जो ऊपर से नीचे का क्रम है, तो सबसे ऊपर बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। अब एक्सो का मतलब क्या? एग्जिट से, तो सबसे बाहर हो जाएगी। बीच में आती है मध्य यानी कि मीजोस्फीयर, एम से मिडिल भी होता है, तो मिडिल, मीजो, मध्य याद रखिएगा। और सबसे नीचे आती क्षोभ। क्षोभ का मतलब ही होता है नीचे, तो क्षोभ सबसे नीचे, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बाह्य यानी कि एक्सोस्फीयर। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड यानी कि जो मेटेराइट्स होते हैं वो वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो देखिए, ये जो मेटेराइट्स होते हैं ये वायुमंडलीय परत के संपर्क में आते हैं और जलकर गिरते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? टूटता तारा या शूटिंग स्टार कह देते हैं। तो ये जो घटना होती है मध्य मंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ बर्फ की भूमि होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही जवाब है ख प चान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पूछा गया है? देखिए, एनर्जी सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं दोस्तों परंपरागत और एक हो सकते हैं गैर परंपरागत। अब परंपरागत वो हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं, उनका ही प्रयोग कर रहे हैं और जो सीमित मात्रा में भी हैं। और गैर परंपरागत वो हैं जो नवीन रूप से विकसित किए गए। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं ये परंपरागत हैं और सौर ऊर्जा जो है ये हमारा गैर परंपरागत है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? सेक्युलरिज्म पूछा गया है। तो राज्य का अपना एक विशेष धर्म होगा, तो अगर किसी राज्य का एक विशेष धर्म होता है तो वो सेक्युलर तो नहीं रहेगा। ऑप्शन बी, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अब देखिए, यहां पर लिखा है समान दूरी, दूरी नहीं लिखा है। राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा, मतलब जितना हिंदू धर्म से गैप उतना ही मुस्लिम धर्म से, उतना ही बौद्ध से, उतना ही ईसाई से, मतलब हर धर्म को बराबर अधिकार मिले, किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं बोलेंगे। तो यही है दोस्तों सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता।
अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को और यह शुरुआत की गई थी ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई? याद रखिए 1984 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर 1984 को हुई। किस गैस के रिसाव के कारण? अब यहाँ ऑप्शन थोड़े हिंदी इंग्लिश हो गए, खैर लेकिन ऑप्शन सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कारखाना किसका था? यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, याद रखिए। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? तो आर्टिकल 22 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि वहां पर ले जाया जाएगा उसको। अगला प्रश्न भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम पूछा गया है। देखिए इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि भारतीय जो न्यायपालिका है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो भी है वो सब उसके अंडर आते हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका मतलब जो भी ऊपरी अदालतें होंगी उनके जो भी फैसले होंगे वो सब की निचली अदालतों को मानने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दीवानी कानून यानी सिविल लॉ के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मामला आता है? देखिए सिविल लॉ दो तरीके के लॉज होते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं सिविल लॉज जिनको दीवानी कानून कहा जाता है और एक होते हैं दोस्तों क्रिमिनल लॉज जिनको फौजदारी कानून कहा जाता है। अब दीवानी कानून वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं, संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं और विवाद का निपटारा फिर हो जाता है। और फौजदारी वो होते हैं जहां पर एक किसी समाज के प्रति या किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश या उसको घायल करने की कोशिश या उसको जानबूझकर उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो चोरी या डकैती, हत्या का प्रयास, दहेज के लिए प्रताड़ना, ये सभी आते हैं फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल लॉज में। लेकिन जमीन की बिक्री या किराए का विवाद तो ये आएगा दीवानी कानून यानी सिविल लॉज में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये देखिए 2005 में ये पारित किया गया, लागू हुआ था ये 2006 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न किसी राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? देखिए एग्जीक्यूटिव हेड पूछे गए जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं और उनके जो कार्यकारी प्रमुख हैं वो होते हैं दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। जैसे आप समझ लीजिए अगर आप केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है, अब वो राष्ट्रपति सरकार प्रमुख तो है लेकिन जो वास्तविक शक्ति यानी शासन प्रमुख जो है वो तो प्रधानमंत्री ही होता है। तो वही चीज राज्य में भी है कि राज्य स्तर पर एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यकारी प्रमुख तो राज्यपाल है लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं। अगला प्रश्न कथन कारण का दिया गया है। कथन दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये बिल्कुल सही है, असम में तो है। और कारण है यह एक सींग वाले गेंडे के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है कि एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में। लेकिन एक बात समझ लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी वजह से वो असम में नहीं स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा कि ए और आर दोनों तो सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है लेकिन वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध इसलिए थोड़ी असम में स्थित है, तो कारण की वजह से कथन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न भारत का बोकारो और जमशेदपुर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? देखिए बोकारो और जमशेदपुर याद रखिए इस्पात केंद्र यानी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है और यह स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी झारखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी को, याद रखिएगा ऑप्शन ए। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों थोड़े शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण में ऐतिहासिक साक्ष्यों की व्याख्या करते समय एक शिक्षक को छात्रों को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि, यानी कि अगर इतिहास कोई शिक्षण कर रहा है शिक्षक, तो अगर वो ऐतिहासिक साक्ष्यों की व्याख्या कर रहा है तो उसको छात्रों से संबंधित क्या समझ विकसित करनी चाहिए? पहला,
कि इतिहास हमेशा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और विवादों से परे होता है। देखिए, विवादों से परे तो इतिहास नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में तमाम लेखक होते हैं, तमाम इतिहासकार होते हैं, जिनकी अपनी अपनी राय होती है। तो ये वस्तुनिष्ठ भी नहीं होता है, क्योंकि तमाम तरीके के साक्ष्य होते हैं, एक निश्चित फैक्ट तो नहीं होता है। हर टॉपिक पे अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय हो सकती है। तो ऑप्शन ए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक ही ऐतिहासिक घटना के विभिन्न स्रोतों के आधार पर अलग अलग और विरोधी दृष्टिकोण हो सकते हैं। ठीक है बात कि एक ही ऐतिहासिक घटना के, हाँ सही बात है कि एक ऐतिहासिक घटना है, उसके स्रोत जो है वो अलग अलग हैं, तो लोगों के दृष्टिकोण भी अलग हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपने दिमाग में रखिए कि सही हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़िए, प्राचीन काल के लिखित दस्तावेज हमेशा आधुनिक इतिहासकारों की व्याख्याओं से अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि प्राचीन काल के दस्तावेज अभी के इतिहासकारों से हमेशा विश्वसनीय होंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं हो सकता, ये गलत है। और डी है कि इतिहास केवल शासकों और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रमिक विवरण है। तो केवल वाले ऑप्शन से तो हमेशा शिक्षण शास्त्र में बचिए, तो ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन बी ही सही जवाब होगा कि ये ऐतिहासिक घटना के विभिन्न स्रोतों के आधार पर अलग अलग और विरोधी दृष्टिकोण हो सकते हैं लोगों के। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में समानुभूति, समानुभूति का मतलब एम्पैथी विकसित करने का क्या अर्थ है? तो इसको सहानुभूति से भी आप समझ सकते हैं। तो अतीत के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना रखना, तो अतीत के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति थोड़ी रखनी होती है, ये तो गलत है। दूसरा है कि आधुनिक मूल्यों के आधार पर प्राचीन काल के लोगों को गलत या सही ठहराना। अब मान लीजिए ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा आपको तुरंत, देखिए शिक्षण शास्त्र का नियम यही है कि अगर आपको सीटेट का पेपर करना है तो चारों ऑप्शंस को पहले पढ़िए, जो ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उनमें चारों को पढ़िए, उसके बाद निर्णय लीजिए। तो ऑप्शन ए गलत कर दिया आपने, ऑप्शन बी को अभी आप अपने दिमाग में रखिए। अगला है, ऐतिहासिक पात्रों की परिस्थितियों, उनके विचारों और उनके निर्णयों को उनके अपने समय और संदर्भ के अनुसार समझने का प्रयास करना, ठीक। और डी है कि इतिहास के सभी राजाओं को महान और निर्दोष मानना, ये तो गलती है। तो दो ऑप्शन बचते हैं। तो आप सोचिए कि सहानुभूति यानी एम्पैथी यानी समानुभूति का क्या अर्थ हो सकता है कि भाई जो ऐतिहासिक पात्र हैं, जो उस टाइम उनकी परिस्थितियां रही होंगी, विचार रहे होंगे, उसके अनुसार उन्हें समझेंगे कि ऐसा उन्होंने तब क्यों किया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में गलत है? यानी सामाजिक विज्ञान में प्रकृति नहीं है लेकिन छात्र उसे सही मान लेते हैं। तो पहला क्या है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह साक्ष्यों और पद्धतियों पर आधारित है। देखिए यहां पर दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है, वैज्ञानिक। तो ये सही बात लिखी है क्योंकि यह साक्ष्यों और पद्धतियों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इतिहास का अध्ययन साक्ष्यों के आधार पर ही तो किया जाता है, तो ये तो बात सही लिखी है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें गलत पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के विषय में क्या गलत है। ऑप्शन बी देखिए, सामाजिक विज्ञान में निरंतर बदलाव और विकास होता रहता है, बिल्कुल सही बात है भाई। सामाजिक विज्ञान में जो सामाजिक विज्ञान किसके ऊपर डिपेंड करता है? सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। तो ये सब चीजें समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लोगों के जीवन पद्धति के अनुसार बदलती रहती हैं, जलवायु मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं चूज करना है। अगला है कि सामाजिक विज्ञान मानवीय व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता, बिल्कुल सही है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है सामाजिक विज्ञान में और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन भी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो लिखा क्या है कि सामाजिक विज्ञान के नियम भौतिक विज्ञान के नियमों की तरह हमेशा सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होते हैं। ये गलत बात लिखी, क्योंकि भौतिक विज्ञान के जो नियम है वो तो मान लीजिए सार्वत्रिक है, यानी हर जगह यूनिवर्सल है, लेकिन सामाजिक विषय के नियम यानी सामाजिक अध्ययन के जो नियम है वो भौतिक विज्ञान की तरह अपरिवर्तनीय नहीं है, वो परिवर्तनीय है। आज स्थिति कुछ और है, कल स्थिति कुछ और हो जाएगी, तो इतिहास भूगोल सब बदल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दों यानी जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं उन पर चर्चा आयोजित करने का सबसे उपयुक्त समय और तरीका क्या हो? तो पहला ऑप्शन है कि इन मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा है कि जब भी छात्र ऐसा कोई मुद्दा उठाए शिक्षक को तुरंत बिना किसी पूर्व तैयारी के अपनी व्यक्तिगत राय दे देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। तुरंत कैसे आप अपनी व्यक्तिगत राय दे देंगे कि उसको तुरंत सुना दिया और बैठाल दिया। अगला है योजनाबद्ध तरीके से पहले से निर्धारित नियमों के साथ जहां छात्र अपनी भावनाओं के बजाय साक्ष्यों के आधार पर तर्क दे। तो यह बात बिल्कुल सही है कि योजनाबद्ध तरीके से करेंगे जहां पर छात्र भी कुछ अपने जो एविडेंसेस हैं उनको पढ़कर आए, लेकर आए, उसके आधार पर एक तर्कपूर्ण बहस और तर्कपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। तो यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग संवेदीकरण। अब लिंग संवेदीकरण का मतलब है जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो इसका मतलब है कि कौन सी शिक्षक टिप्पणी अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। मतलब देखिए
लिंग संवेदीकरण का मतलब होता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों को जो लैंगिक समानता है उसके प्रति जागरूक करना, बच्चों को या लोगों को। उसके अलावा जो भी समाज में असमानताएं हैं लिंग के आधार पर, तो उसके आधार उनको दूर करने के लिए उपाय बताना, सचेत करना। तो अब इसमें पूछा गया है शिक्षक की टिप्पणी अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि अगर मान लीजिए शिक्षक ये कह दे कि लड़कियों तुम बहुत शांत और अनुशासित हो, इसलिए तुम लड़कों की तरह शोर मत मचाओ। अगला ऑप्शन, कक्षा की सफाई के लिए लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर जिम्मेदारी संभालेंगे। अब एक बात बताइए, अगर वो शिक्षक कह रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर जिम्मेदारी संभालेंगे, तो ये तो फिर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं हुआ। तो ये तो बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ये ऑप्शन में चूज नहीं करना है। अगला है कि इतिहास में केवल राजाओं ने ही नहीं बल्कि रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने भी शासन किया है। तो भाई राजाओं और रानियों, महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात हो गई, तो ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दे रही, तो ये भी ऑप्शन हमको चूज नहीं करना है। अगला है घर के काम का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। अब यहां पर तो कोई लड़के लड़की की बात ही नहीं की उसने, तो ये भी ऑप्शन हमको नहीं चुनना है। तो ऑप्शन ए बचा, क्योंकि उसने कहा कि लड़कियों तुम बहुत शांत अनुशासित हो, तुम लड़कों की तरह शोर। तो भाई ये कौन सी बात होती कि लड़कों की तरह शोर मत मचाओ? क्या लड़के ही शोर मचाते हैं या फिर क्या लड़कियां ही शांत और अनुशासित हैं? तो इसलिए अनजाने में ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि अनजाने में रूढ़िवादिता को शिक्षक ने बढ़ावा दे दिया। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा में पृथ्वी का वास्तविक आकार समझने के लिए सबसे उत्तम क्या है? तो भारत का राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र से आकार नहीं समझा जाएगा, उपग्रह से ली गई फोटो से भी नहीं समझा जाएगा। सबसे उपयुक्त क्या होता है? ग्लोब। आप जानते ही होंगे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका कहती है कि गणित और विज्ञान केवल लड़कों के लिए है और लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ें, मतलब जो लड़कियां हैं वो होम साइंस पढ़ें और मैथ साइंस कौन पढ़ेगा? लड़के। तो ये क्या दिखाता? तो भाई वो लड़के और लड़कियों में अंतर कर रही हैं कि भाई लड़कियां ये पढ़ेंगे लड़कियां ये, तो क्या इसका सही जवाब होगा? तो ये टिप्पणी क्या दर्शाती? लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाती है कि भाई दोनों के काम को बांट देना केवल लिंग के आधार पर। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा में प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात हो रही है और वन्यजीव विषय के मूल्यांकन के लिए बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के विश्लेषणात्मक चिंतन यानी कि डिस्क्रिप्टिव सोच का परीक्षण करता है? अब देखिए भाई, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? उनकी सूची। मतलब एक शिक्षक जो है वो बच्चों से कहे कि आप सदाबहार वन यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और जो पर्णपाती वन है उनके बीच मुख्य अंतर क्या है, उनकी सूची बना दीजिए। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिमाग में रखिए। अगला है, भारत के मानचित्र पर उन क्षेत्रों को रेखांकित कर दीजिए जहां मुख्य रूप से कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला है कि यदि किसी क्षेत्र की जलवायु अचानक अत्यधिक शुष्क हो जाए तो वहां के वन जीवों और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मान लीजिए शिक्षक ने यह प्रश्न किया है, तो क्या इससे जो डिस्क्रिप्टिव सोच यानी विश्लेषणात्मक चिंतन है उसका परीक्षण होगा? अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह विशेष जानवर। तो ये तो गलत है, इससे क्या डिस्क्रिप्टिव होगा? इससे क्या विश्लेषण करेंगे बच्चे कि भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बता देंगे असम में स्थित है। तो ये तो नहीं, तो 3 ऑप्शन बचे। अब आप समझिए, अगर विश्लेषणात्मक चिंतन करना है तो पहला जो ऑप्शन लिखा है कि सदाबहार वन और पर्णपाती वनों के बीच मुख्य अंतर क्या है, उनकी सूची बनाइए। तो खाली सूची बना देने में तो क्या है, सदाबहार वन की विशेषताएं और पर्णपाती वन की विशेषताएं लिख दी जाएंगी। तो इसमें जो है सूची बनाने वाला जो दे दिया गया अलग से, तो ये ऑप्शन ए तो गलत ही हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखिए, मानचित्र पर उन क्षेत्रों को रेखांकित कीजिए। अगर मान लीजिए मानचित्र पर रेखांकित कर देंगे तो उससे क्या विश्लेषण हो रहा है? क्या उससे डिस्क्रिप्शन निकल कर आ रहा है? क्या उससे चिंतन कर रहा है बच्चे? कुछ नहीं, केवल अंकित ही तो किया गया। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी में अगर शिक्षक कहे बच्चों से कि यदि किसी क्षेत्र की जलवायु अचानक अत्यधिक शुष्क हो जाए तो वहां के वन्य जीवों और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये एक प्रश्न जिसमें कंडीशन दी गई है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तब बच्चे सोचेंगे, चिंतन करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आंसर यानी कि सोच विचार करके एक बढ़िया से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन कारण है। पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सक्रिय अधिगम के लिए शिक्षक को व्याख्यान विधि का पूरी तरह त्याग कर केवल खेल विधि पर निर्भर हो जाना चाहिए और कारण है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास केवल खेल और गतिविधियों के माध्यम से ही संभव है। देखिए, आपको पहले भी बताया गया है कि केवल वाले ऑप्शन से बचिए। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि व्याख्यान विधि का पूरी तरह त्याग करके
केवल खेल विधि, तो ये तो गलत है, क्योंकि भाई पूरी तरह व्याख्यान विधि का त्याग भी नहीं कर सकते और केवल खेल विधि पर निर्भर भी नहीं हो सकते। तो ये गलत है, यानी कि कथन गलत है, असर्शन। और दूसरा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास केवल खेल और गतिविधियों के माध्यम से ही संभव है। तो केवल से, इससे तो संभव नहीं है, और भी चीजों से संभव है। तो यानी ए और आर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, यानी कथन और कारण दोनों पूरी तरह से गलत हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया जाता है? व्यावहारिक अनुभव देने के लिए, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना, गलत जवाब। घर पर व्यस्त रखने के लिए खाली नहीं देंगे प्रोजेक्ट वर्क, समूह में काम सिखाने के लिए नहीं। अगर प्रोजेक्ट वर्क सबको दिया गया अलग तो व्यावहारिक अनुभव देने के लिए, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।